हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारे नॉर्मली जो सीरीज़ चलेगी उस बेसिस में। तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है कि जो एटम था वो उसका ग्रीक वर्ड है एटॉमिया से, और उसका मतलब इंडिविजुअल था। ठीक है, डाल्टन्स की थियरी आई, एटम का ये वर्ड आ गया, डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी आ गई, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। और जबकि ग्रेजुएशन में हर चीज़ों में डाल्टन्स की थियरी का, उसका बैकड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी 1808 में आई थी, तो ईयर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कहती है पोस्टुलेट्स देख लेते हैं कि हर एक मैटर जो होती है, एवरी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, उसको हम एटम कहते हैं। ठीक, तो दूसरा बोल रहा है कि एटम्स इंडिविजिबल्स होते हैं। पहले बोला कि उसने कि माइन्यूट पार्टिकल से बनते हैं, और वही एटम्स होते हैं, एटम्स इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल होने के साथ साथ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड मासेस। मासेस में और प्रॉपर्टीज़ में भी डिफर करते हैं। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही वो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये चार के चार जो हो गए कि पहला इन्होंने बोल दिया कि माइन्यूट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, फिर इंडिविजुअल होंगे, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट मासेस और प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना ही क्रिएट किया जा सकते हैं। सक्सेस उनकी रही थी कि वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास की नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला। बट ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? फेल टू एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, जो इंटरनली स्ट्रक्चर थे उसके बारे में इन्होंने नहीं बताई थी, और अज्यूम किया था कि एटम्स हैव नो स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर उसके अंदर भी कितने सारे मेसॉन्स और ये सब चीज़ें आई, बट इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं की थी बहुत सारी। कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये भी एक्सप्लेन नहीं कैसे कर पाए थे कि कैसे अलग अलग होते हैं एटम्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग कैसे होते हैं। बता दिया था पर एक्सप्लेनेशन नहीं हुई थी, सब में एक्सप्लेनेशन की ही इनकी कमी थी। कुड नॉट एक्सप्लेन द हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, तो कम्बिनेशन नहीं बता पाए थे और उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बता पाए थे। तो बस बेसिक यही था। अब आते हैं मेन डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, बोल रहा है कि डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या था। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुई थी वो कैथोड रे के ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई थी। किससे हुई थी? कैथोड रे के ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। जे थॉमसन साहब ने बनाया था, डिस्कवरी की थी, सॉरी, 1897 में, जो वैक्यूम पंप था। ठीक है, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो हमारा पंप है। ठीक, इधर हमारा तो वैक्यूम पंप है क्योंकि इसको क्लोज किया गया है, इधर कैथोड है जो नेगेटिव, और इधर हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जहाँ पे वो स्ट्राइक करके पता चलेगा। ठीक, इधर एक अनोड लगा दिया गया, इधर कैथोड लगा दिया गया है। ठीक, और इधर से बैटरीज कनेक्ट कर दी गई हैं। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स में। तो उन्होंने बोला कि वैक्यूम पंप क्यों है? टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब, जो प्रेशर है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और प्रेशर लगभग इसको 0.0 mmHg रखा गया था, बहुत लो प्रेशर था। ठीक, वोल्टेज अप्लाई किया गया था 1000 का, लगभग 10,000 वोल्ट्स लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज था। और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज की गई थी एंड रेज लाइट इज एमिटेड बाय द गैस, जो गैस है वही वो रेज को एमिट कर रहा था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया गया था। करंट फ्लो किया गया था, कैथोड नेगेटिव है तो एनोड। हमें पता है कि जो डायरेक्शंस होती हैं इलेक्ट्रॉन और करंट की अलग अलग होती हैं। रेज एमिटेड बाय द कैथोड, कैथोड रेज जो थी वो एमिट कर रही थी रेज। ठीक है, और कैथोड रेज का डिस्कवरी विलियम क्रूक्स ने किया था। फॉस्फोरेंस मटेरियल रखा गया था जिंक सल्फाइड पे, जहाँ पे ये जो स्ट्राइक करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ की थी। थॉमसन एक फिजिक्स, थॉमसन को क्या क्या मिला था? थॉमसन साहब को मिला था फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ मिली थी 1906 में, उनकी वर्क कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस। ये मेजर चीज़ इतना नहीं पूछते हैं बारीकियाँ, बस एक्स्ट्रा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं, तो जा सकता है। तो ये हमारे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पहला पॉइंट हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कैथोड रेज की क्या क्या आई। कि ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन जा रही थी, गैसेस के फॉर्म में निकली, मतलब निकली और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। हीटिंग इफेक्ट जो थी, व्हेन कैथोड रेज आर फोर्स्ड ऑन अ थिन मेटल फॉइल इट गेट्स द हीट अप हो जा रहा था जब इस पर स्ट्राइक कर रही थी रेज। ठीक, दे प्रोड्यूस अ मैकेनिकल मोशन इन अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। इसका मतलब ये लोग जो मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी वजह से ये इंडिकेशन हो रहा था कि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट टुवर्ड द, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या था कि डिफ्लेक्ट करते थे पॉजिटिव प्लेट्स में, क्योंकि नेगेटिव है पहले से ही, नेगेटिवली चार्ज है तभी तो पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ वहीं जाएंगे। इफेक्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है कि वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे पॉजिटिव प्लेट पे, और इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का था कि डिफ्लेक्ट कर रहे थे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है,
वो उधर डिफ्लेक्ट कर रहे थे। छठवा था कि वो प्रोड्यूस कर रहे थे एक फेंट ग्रीनिश फेंट फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे थे। आयोनाइज किए थे, दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, जहाँ पे जाते, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो आयोनाइज कर जा रहे थे जहाँ से वो पास कर रहे थे। और कैथोड रेज प्रोड्यूस कर रहे थे एक्स रेज व्हेन दे फॉल ऑन द मेटल सच एज द टंगस्टन कॉपर एटसेट्रा। तो उनकी प्रॉपर्टीज में यही था। चार्ज मास रेशियो पार्टिकल्स की इन कैथोड इज इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द गैस, इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द गैस मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस एंड इन डिस्चार्ज इन द ट्यूब। मतलब जो चार्ज मास रेशियो था वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। और नेचर ऑफ द कैथोड और स्पेसिफिक चार्ज हमें पता है E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट डिक्रीज कर रहा था विद इंक्रीज इन द वेलोसिटी, बिकॉज इंक्रीज जो होती है वेलोसिटी में दैट इंक्रीजेज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी में इंक्रीज होती है, मास से इंक्रीज हो रहा था, इसलिए जो E/m जो है वो रेशियो डिक्रीज कर रही थी, ठीक। E/m जो रेशियो आती है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आती है, ठीक। अब ये पूरा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो गई। ऊपर हमने थियरी पढ़ ली कि क्या पोस्टुलेट्स वाले थे। पार्टिकल नेचर ऑफ द कैथोड रेज वॉज प्रूव्ड बाय देयर एबिलिटी टू, पहले मतलब शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, मतलब एक कह सकते हैं ना कि शॉर्ट में कि कैथोड रेज के जो नेचर निकल के आए पार्टिकल नेचर, वो इनकी क्योंकि मैकेनिकल मोशन हो रहा था इसलिए एबिलिटी टू कॉज मैकेनिकल मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, क्वांटम इफेक्ट था। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ये इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है कूलम। मुल्किंस के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की वजह से ये चीज़ आई थी। फिर हम पता है हमें Q = NE होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Q क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड है ऑन द ड्रॉपलेट्स, जो कि मुल्किंस ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना था, उसकी वजह से ये निकाल पाए थे। इज़ ऑलवेज ऑन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, चार्ज हमें पता चल गया 1.6 इंटू 10⁻−19 कोलम्ब आया था। मास इसका 9.11 इंटू 10⁻−31 kg है। तो E/em के रेशियो जो आती हैं ये आती हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ जाती हैं। फिर आते हैं, हमने पढ़ लिया डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी, हमने पढ़ लिया J.J. थॉम्सन की इलेक्ट्रॉनिक की खोज, तो बेसिक्स हो गया। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जो है बेसिक्स वाले में वो देख लेते हैं, ठीक। रदरफोर्ड का उसका क्या था कि रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स पोलोनियम से आएंगे, वो इससे क्रॉस कर रहे थे लेड प्लेट से और जाके ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे, उसकी वजह से ये गोल्ड फॉइल्ड है तो स्कैटर्ड होंगे, स्कैटर्ड होके ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स पोलोनियम से निकले, सोर्स ऑफ द हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स है, इधर जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसमें बेसिक ऑब्जर्वेशंस यही आई थी। रदरफोर्ड को भी केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में फॉर केमिस्ट्री का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए, इसके लिए नहीं कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए मिला था। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं इनके मॉडल में। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि 99% लगभग थे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी। मतलब सबसे ज़्यादा ये आया था कि भाई एटम में जो स्पेस है मोस्टली एम्प्टी है क्योंकि सारे के लगभग पास कर गए थे। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ स्मॉल थे, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ स्ट्रेट चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है, क्योंकि इसीलिए थोड़े से ही स्मॉल फ्रैक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि उनका जो वॉल्यूम ऑक्यूपेशन था वो थोड़ा ज़्यादा था एटम का एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियस। अ वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, लगभग एक जो है 20,000 में, बाउंस बैक टू द 180 डिग्री पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, जो कि न्यूक्लियस में पड़ा हुआ था। तो ये तीन जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं ये निकल के ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में आई थी। उसके बाद मेन पोस्टुलेट्स के मॉडल का क्या था कि मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसमें ये चीज़ कॉन्सिक्वेंस निकल के आ गई कि लगभग स्मॉल चार्ज जो है न्यूक्लियस उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव एटम्स पड़े हुए हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻−15 मीटर है और एटम जो है 10⁻−10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स है। तो अब डिफरेंस तो पता चल ही जा रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स, वो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस जो है सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड से बहुत ज़्यादा मूव करता है।
इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर कोई ऑर्बिट की डेफिनेशन पूछता है तो आप बता सकते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस पाथ पे मूव करते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है और इसके जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसको हम ऑर्बिट कह देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये पाथ है घूमने का। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में ये होल्डिंग है। तो अगर रीज़न कोई पूछे कि किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस होल्ड करते हैं उस एटम में, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट की जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है एटम। ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर जाएगा या कुछ भी हो जाए, क्योंकि सब बराबर है इसलिए न्यूट्रल है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। बहुत सारी स्पेस जो अंदर हैं वो एम्प्टी हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अराइजिंग ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसेस द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि लग रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के रिमेनिंग पाथ में। समझ में आया? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इनकी स्पीड से, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से वो अराइज हो रही होगी कि इधर मूव कर जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो बैलेंस आउट कर जाता है कोलम्बिक फोर्स जो होती है किसकी अट्रैक्शन की, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर कर देता है। इसलिए कुछ नहीं होता कि बाहर ही नहीं, कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही फेंका जाए। ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या क्या, रदरफोर्ड के मॉडल क्या आए थे कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ऑर्बिट, जब कोई बॉडी मूव करती है ऑर्बिट में, इट अंडरगोज द एक्सेलरेशन में जाती है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड एमिट द रेडिएशन। ये चीज़ें थी कि भाई हाँ, कोई भी बॉडी जो है ऑर्बिट में मूव करती है तो वो एक्सेलरेशन में जाएगी जाएगी मूव करते करते। ठीक। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थियरी थी मैक्सवेल की, वो बोलती है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब एक्सेलरेट होते हैं तो कुछ रेडिएशन एमिट करेंगे जब एकदम स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट, मतलब एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल emit the radiation. The energy carried by the radiation comes from the electronic motion. The orbit will thus continue to shrink, due to which electron would ultimately fall into the nucleus. कि वो पूरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे और जो एटम का एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं, पूरी जो यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। तो कैलकुलेशन शो करती है कि इट शुड बी टेकन एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ का सेकेंड टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। इतना ही टाइम लेना चाहिए। दिस मीन्स एन एटम शुड कोलैप्स बट दिस डज नॉट हैपन। ये होता ही नहीं है। दस दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इसीलिए इसका सबसे बड़ा बैकलैश तो यही था कि जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाएगा, जबकि एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो इलेक्ट्रॉन एमिटिंग एनर्जी एंड प्लंगिंग इनटू द न्यूक्लियस, ये दिखाया गया फिगर में। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है एनर्जी, करते 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 इसके अंदर न्यूक्लियस में कोलैप्स कर गया। तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑल्सो, लॉस ऑफ द वेलोसिटी, लॉस ऑफ द एनर्जी क्या होगी? ये एनर्जी होती है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर -Ze²/4πε⁻r। ठीक। और लॉस ऑफ द वेलोसिटी ½ mv², जो काइनेटिक एनर्जी वाली है। दस अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल की वजह से ऑल एटम्स आर अनस्टेबल टू सर्टन एक्सटेंट। कुछ सारे एटम्स होते हैं कुछ सर्टन एक्सटेंट तक अनस्टेबल ही होते हैं। जैसे इसका हो गया इनडेफिनेटली स्टेबल होता है अर्थ क्रस्ट में जो आयरन है। ठीक है, आयरन प्लस निकल, तो हमें पता ही है निकल का नियरली लगभग 155 न्यूक्लियाइज होती हैं। देखिए दे आर स्टेबल, बस इतने स्टेबल होते हैं। सेकेंड बोल रहा है कि इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होती है एक्चुअली नॉट कंटिन्यूअस, बट वो कंटिन्यूअस नहीं होती है एंड इट पोजेस सो मेनी लाइन्स। जो स्पेक्ट्रम होती है बहुत सारी लाइन्स होती हैं, उसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए थे। तो दो मेजर होती हैं कि एटम की जो एग्जिस्टेंस होती है और एटम जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये हमारे रदरफोर्ड के इनका पूरा मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हो गए। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी ये चीज़ें देख लेते हैं। अनोड या तो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी, तो ये मेजर जाना जाता है। जी गोल्डस्टेन ने किया था, 1886 में किया था। ठीक। चार्ज ऑन द प्रोटॉन हमें पता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। फिर मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास होता है प्रोटॉन का। चार्ज होता है ये, मास होता है ये लगभग 1.7 की, और बस यही कि माइनस वाले में चेंज आता है ज़्यादा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द प्रोटॉन 9.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम ग्राम है। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज नॉट कांस्टेंट।
जो मैक्सिमम होती है व्हेन गैस इज अ हाइड्रोजन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन कैसे हुई थी? तो चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1932 में। लास्ट में लगभग थोड़ा ज़्यादा ही लेट हुई थी उन लोग के कंपैरिजन में, 1908 वालों के। व्हेन बेरिलियम और बोरॉन इज बम्बार्डेड बाय द अल्फा पार्टिकल्स, न्यू पार्टिकल्स विच कैरी नो चार्ज आर एमिटेड, जो कि न्यूट्रॉन्स थे। नए पार्टिकल जो एमिट होते वो जो न्यूट्रॉन्स थे। मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग 1.767 × 10⁻⁻27 kg आया था। स्पेसिफिक चार्ज 0 है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज 0 आता है इसका, क्योंकि इसके पास है ही नहीं। न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट एंड द लीस्ट स्टेबल पार्टिकल अमंग ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो ये हो गया, ठीक है। तो हम जब न्यूक्लियॉन्स पढ़ते हैं, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है या तो इलेक्ट्रॉन्स। तो P = E वाला कॉन्सेप्ट है, तो एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिक्स होता है। तो मास मीन्स NP, मास = NP। सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो बाद में डिस्कवर हुए थे, जो कि एक पहला पॉजिट्रॉन्स हैं, जो कि ऐसे डिनोट करते हैं पॉजिट्रॉन 1932 में। दे आर हाईली अनस्टेबल एंड कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग द गामा रेज। सेकेंड न्यूट्रिनोज हुए थे जो कि पॉलिंग ने किया था। एंटी न्यूट्रिनोज और फर्मी एंड ऑल दैट वाला। पाई मेजॉन्स भी आए थे, पाइंस वाले। जो म्यू नियॉन्स भी आए थे, म्यूऑन्स आए थे, वो भी हुए थे। दीज आर हैविंग अ मास इंटरमीडिएट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब मेजर फैक्टर ये है कि पॉजिट्रॉन, ये पाई मेजॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब भी डिस्कवर बाद में हुए थे, जो कि अनडिवाइड वाला कॉन्सेप्ट को चेंज कर देता है। पॉजिटिवली, पहला तो पॉजिटिवली नेगेटिवली जो मेजॉन्स होते हैं युकावा में हुआ था। ये सब चीज़ें एडिशनल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जान लेते हैं नॉर्मल के लिए, बट इतने इंपॉर्टेंट कहीं पूछे नहीं जाते हैं ज़्यादातर। एंटी प्रोटॉन जो है इसमें भी हुआ था। आइसोटोप्स बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मास नंबर नहीं पता होता है, जो कि N और P होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाली जो बात बोली हमने अभी, मास नंबर पढ़ के आए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे, मोस्टली इक्वल ही रहते हैं जब तक अनटिल अनलेस उस पर चार्ज ना जाए। तो आइसोटोप्स क्या हैं? इनको हमेशा उल्टा समझना है। जैसे बार मतलब क्या होता है? भार। तो भार सेम होगा, ठीक है। तो जब भार सेम होगा मतलब जो मास है वो सेम होगा, तब की बात कर रहे हैं, ठीक। आइसोटोप्स होते हैं जहाँ पे नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है कि ऐसे चेंज हो सकते हैं। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम हो जाएं। आइसोटर्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाएं, जैसे CO2, N2O, ये सब की। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है, डिटरमाइन करती है क्या? वेवलेंथ क्या डिटरमाइन करती है? डिटरमाइन द कलर ऑफ द बीम की कलर डिफाइन करती है वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी, कितने एम्पलीट्यूड का है, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ द बीम, वेवलेंथ तो कलर डिसाइड कर देती है, कलर बताती है ना, जो उसका एक जो कोई भी वेव इतना ट्रैवल कर रही है कितना डिस्टेंस, उसकी वेवलेंथ होती है, मतलब वेव की लेंथ, ठीक, एक साइकिल में। एम्पलीट्यूड उसकी इंटेंसिटी बताती है। फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। 1/λ वी जो बाहर होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ, मतलब तो उसका वेव नंबर जब निकालते हैं न्यू बार मतलब = 1/λ कह देते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्पेक्ट्रम। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो स्पेक्ट्रम में दीज पैटर्न्स ऑफ द बैंड्स ऑब्टेन बाय द डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इसी को स्पेक्ट्रम कह देते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? द लाइन स्पेक्ट्रम रिजल्टिंग फ्रॉम द एमिशन ऑफ द रेडिएशंस फ्रॉम द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। एटम्स होते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो गया या लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक। तो एटम्स हो गए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, लाइन स्पेक्ट्रा हो गए। मॉलिक्यूल्स के होते हैं, बैंड वाली स्पेक्ट्रा आती है। तो एटम्स की लाइन आएगी, तो इसकी आएगी थोड़ी बैंड, पूरा ऐसे बैंड बनती है, ऐसी इसको बैंड कहते हैं, ठीक है, बैंड्स। तो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा होती है, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे हम पढ़ेंगे जब भी कवर अप करेंगे पेपर 2 वाला। तो जो नो टू एलिमेंट्स हैव द आइडेंटिकल लाइन स्पेक्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो एलिमेंट के पास जो होती है ना लाइन की सेम नहीं होती, सेम स्पेक्ट्रा नहीं होती। ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। देखो सबसे ज़्यादा मतलब पहले शुरू कर देते हैं रेडियो वेव्स की, ठीक, वेवलेंथ की बात हो रही है। माइक्रोवेव्स, IR, विजिबल, फिर UV रेज
और एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। बट इनका जो फ्रीक्वेंसी होती है और एनर्जी होती है ये ऐसे नहीं, ऐसे वाले ऑर्डर में नहीं होती है, उसका रिवर्स कर दीजिए। जो गामा एक्स रेज इनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारे पास एनर्जी आती है, एनर्जी कैसे निकालते हैं कि दो N1 N2 अगर एमिशन स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं तो EN2 माइनस EN1 निकाल लेते हैं, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकल सकती है और ये एमिशन स्पेक्ट्रा, डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा है, N1 N2 में से माइनस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कैसे निकलती है कि जो ग्राउंड स्टेट से N ऑर्बिट में तो N-1/2, बस ग्राउंड स्टेट में N-1/2। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स N1 एंड N2 के लिए ऑर्बिट के लिए कब कैसे निकलती है तो इस तरह। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, N-1/2। फोटो इलेक्ट्रिक क्या इफेक्ट होती है, सिंपल सी होती है। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेटल होता है कोई, उसमें इलेक्ट्रॉन्स लाइन से रखे रहते हैं और हम लाइट को बम्बार्ड कराते हैं, मतलब लाइट रेज आती हैं एच के साथ, इलेक्ट्रॉन साथ ऐसे उसकी वेलोसिटी के साथ वहाँ से हटा देती हैं, मतलब एमिट कराती हैं, ठीक है। तो इसी को उसको ये चीज़ नापने के लिए लाइट्स जलेगी तो मेटल सरफेस हो गया, और ये एमीमीटर लगा दिया हमने, वैक्यूम चैम्बर्स लगा दिए, कनेक्ट कर दिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, परफॉर्म किया था किसने, हर्ट्स ने। तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी आती है ना हर्ट्स वाली, वही हर्ट्स है, ठीक। तो when a beam of light to sufficiently high frequency is allowed to strike a metal surface को high sufficiently frequency होती है, strike a metal surface in a vacuum, electrons are rejected from the metal surface, जो photo electrons कहते हैं जिसे। this phenomena is known as the photoelectric effect। observations क्या होती हैं, the energy of the photoelectric effect is proportional to the frequency of the radiation, मतलब जो एनर्जी होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के, ठीक। फॉलिंग अपॉन द मेटल सरफेस, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, वो प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी, कितनी तेज़ी से आ रही है, कितनी तेज़ी से आ रही है, कितने एरिया में कवर अप कर रही है, वो नंबर ऑफ उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट होंगे, यही ना। लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट एबल टू कॉज एमिशन, एक हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, विच कैन जस्ट कॉज द इंजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइंस्टीन साहब ने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो जब भी व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, जिसको एच न्यू से हम डिनाइट कर रहे हैं, मतलब डिनोट कर रहे हैं, स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ द मेटल, इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी instantaneously to the electrons during the collision and the electron is ejected without any time lag, बिना टाइम लैग के तुरंत निकल जाता है। दिस एनर्जी इनेबल्स द इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम बाय ओवरकमिंग द अट्रैक्टिव जो इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है, वो निकल जाता है। सिंस द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स हैज़ एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, जो स्ट्राइकिंग फोटॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर हो रही है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं न्यू, और एच न्यू जो है वर्क फंक्शन है। तो डिफरेंस इन एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज ट्रांसफर एट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, जो कि हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो आइंस्टीन ने अप्लाई कर दिया, फिजिक्स नोबेल उनको मिला भी था, इसीलिए अप्लाइंग द क्वांटम थियरी शोड दैट द एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mev², जो कि काइनेटिक एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है, डिपेंड करता है कि कैसा मेटल है, और ये उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी हमारा एच जो है ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई हमारी hc/λ, तो क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यू को 1c/λ, तो माइनस लैम्डा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल रही थी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, ठीक। बस इस पर एक नॉर्मली ही एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की वो बोलिए, पहला बोल रहा क्वेश्चन कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दे दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम दे दिया, स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस पे, उसके वर्क फंक्शन जो है ये दे दिया है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है। कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारे एम दे दिया है, ठीक है। देख लेते हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होती है, इक्वल्स टू एच न्यू, हमारे पास एनर्जी मिल गई, तो हमें फॉर्मूला पता ही है E इक्वल्स टू एच न्यू, तो E इक्वल्स टू hc/λ लिख सकते हैं, और हमारे पास C पहले से पता है, लैम्डा भी पता है, ऊपर दे दिया है, H का हमें जो चेंज है कांस्टेंट वो 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है, मिल जाता है। तो E इक्वल्स टू hc/λ हो गया, बस वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट करते ही हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट करके ये इतनी जूल आ जाती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.60, ये तो
होता है -19 जूल, ये सब याद होने चाहिए ही हमें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है जब हमें, तो इसको बस डिवाइड कर देते हैं। 4.97 को डिवाइड कर दिया तो 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बस। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं ना, एच न्यू माइनस एच न्यू, तो ई वाला जो हमारा वर्क फंक्शन है, तो फाई इसका दे दिया है जो ये इसके इक्वल है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इसमें रख लेते हैं एच न्यू, फिर मतलब ई एनर्जी और फाई आ गया ये, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल गया एच न्यू, क्योंकि ई के बराबर होता है, बस यही बता रही हूँ मैं, एक्विवेलेंट वाला। और ये एच न्यू जो है ये वाला न्यू नॉट वाली है, तो ये वर्क फंक्शन के बारे में बोल रहा है ना, सेम एज वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वही बोल दिया है कि अगर मान लो एच न्यू माइनस ये फाई हो गया और 2.30 ऐसा आ गया, ठीक। वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन सिंस मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, वेलोसिटी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकलती है ½ होती है, ½ आ गया, और हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी पहले से ही उसमें से आ गई, तो यूज़ कर लेंगे इसको। अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी इक्वल होती है, इसको इक्वेट कर देंगे, तो वी जब निकलेगी तो हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक्स हमारे काइनेटिक एनर्जी के हो गए। अब इंट्रोडक्शन होगी क्वांटम केमिस्ट्री जो होगी नॉर्मली उसकी।